तो देखिए आज हम देखते हैं भाग 4 के बारे में, जिसमें दिए हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में, जो भाग 3 था। और अब भाग 4 है जिसमें लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए हमने मौलिक अधिकारों में डिस्कशन किया था 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक। और अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो दिए हुए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी जो अवधारणा है वो ली गई है हमारे देश में आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। अब आयरलैंड के जो संविधान से हैं वो 1937 में। देखिए जो आयरलैंड का संविधान है उससे ऐसा नहीं है बिल्कुल उठाए और रख लिए अपने यहाँ। मतलब आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व थे तो उन्हीं से प्रेरित थे भारत के संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से सीख ली है कि भारत में भी नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए। अब बात है कि आयरलैंड जो देश है उसमें कहाँ से लिए गए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आयरलैंड के संविधान में लिए गए थे स्पेन के संविधान से। तो ये तो रही सोर्स की बात। अब अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक हैं, भाग 4 में दिए हुए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आयरलैंड में भी एक बात याद रखना है, एक तेज बहादुर शत्रु समिति है जिसके द्वारा ये निर्मित है। तो अभी फिलहाल इतना याद रखना है, 36 से 51 तक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से लिए थे। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं सबसे बड़ी बात यह है कि वो है क्या। अगर हम रियल पढ़ें कि राज्य के निर्देशक तत्व है क्या, तो देखिए ये बात आती है कि राज्य के निर्देशक तत्व क्या हैं। ये ऐसे कर्तव्य हैं जो सरकार के लिए सौंपे गए हैं, या यूं कहें कि संविधान राज्य को कुछ ऐसे कर्तव्य देता है जिसकी वजह से राज्य एक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो जाए। तो उन दायित्व और उन कर्तव्य को ही जो राज्य को सौंपे गए हैं नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सरकार के लिए एक गाइडलाइन होते हैं या सरकार के लिए एक दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। कोई भी सरकार हो वो इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए आगे बढ़ती है और आगे चलती है। इन्हीं को मानते हुए अपनी सरकार को चलाती है, नीति निर्देशक तत्वों का। तो देखिए अब नीति निर्देशक तत्वों में थोड़ी स्पेशल चीज़ देखते हैं क्या है। देखिए अगर बात करें जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या उद्देश्य है इसके? उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ध्यान रखना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। और दूसरा अगर हम लिखें तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये दो उद्देश्य मेन हैं, इन्हीं में पूरा सार छिपा हुआ है इनके क्या उद्देश्य हैं। देखिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसमें डिफरेंस याद रखना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना और इनका क्या है? सामाजिक, यानी कि पूरे समाज के हित के लिए, आर्थिक और उनकी व्यवस्था किस तरीके से उन्हें हेल्प करनी है, वित्तीय भी और सामाजिक भी, वो इनका उद्देश्य है। और लोक कल्याणकारी का मतलब क्या है कि एक तरीके से पूरी जनता के हित के लिए सोचना। और इसी में एक वर्ड आता है पुलिस राज्य। देखिए हमारा जो उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वो एक लोक कल्याणकारी राज्य का है, ना कि एक पुलिस राज्य का।
अब देखिए पुलिस राज्य का मतलब है यहाँ जैसे कि ब्रिटेन काल में होता था, उस टाइम पर पुलिस क्या करती थी कि जो जनता थी उनका शोषण करती थी, उनसे जबरन वसूली करती थी, उनका मतलब अत्याचार किया जाता था साधारण लोगों का उस टाइम पर, तो वो कहा जा सकता है कि वो पुलिस शासन था। तो अब ऐसा नहीं है, अब लोक कल्याणकारी राज्य के लिए प्रयास करेगी सरकार इनके अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अब देखिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो 36 से 51 तक हैं, भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनका उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अभी तक इतना पढ़ा है। अब देखिए इनके बारे में कुछ और थोड़े से फैक्ट देखते हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। देखिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं, पहली चीज़ तो ये कि ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्हें लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकते, ये गैर न्यायोचित हैं, ये गैर न्यायोचित हैं और वाद योग्य नहीं है। जैसे मूल अधिकार क्या थे, वाद योग्य थे, तो उन्हें लेकर हम न्यायालय जा सकते थे, लेकिन इन्हें लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकते क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि जो सरकार है और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो सरकार है वो इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार को ये जबरन लागू करने ही होंगे, क्योंकि सरकार के पास ये संविधान अधिकार देता है कि जब आपकी इच्छा हो, जब आपके संसाधन हो, आप इन्हें लागू कर सकते हैं समय समय पर। ऐसा नहीं है कि आपको ये एक साथ ही सभी लागू करने हैं जैसे मौलिक अधिकार लागू किए थे। अब सब दूसरी बात आई कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अगर इतिहास में जाएं तो जैसे 1935 का एक अधिनियम था, उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे जो पहले उन पे लागू होते थे, गवर्नर और गवर्नर जनरल। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर है, ये लागू होते हैं राज्य सरकार के ऊपर या सरकार के ऊपर, जो इनका पालन करते हुए आगे बढ़ती हुई चलती है। अब देखिए क्या पढ़ा इसमें कि वाद योग्य नहीं है, इन्हें लेकर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, इन्हें लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और ये बाध्यकारी नहीं है, सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं। सरकार की जब इच्छा होगी तब इनको लागू करेगी, जब सरकार के पास संसाधन होंगे तब इन्हें लागू करेगी। तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। अब देखिए अगर हम थोड़ा इसका इतिहास जानें, थोड़ा पीछे की तरफ जाएं, अगर इतिहास इसका जानें पीछे कुछ वर्षों पहले इसकी क्या कंडीशन थी। देखिए एक संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव, संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। इन्होंने क्या सलाह दी कि हमारे संविधान में 2 तरीके के अधिकार होने चाहिए, और वे 2 तरीके के जो अधिकार हैं उनमें कुछ अधिकार तो ऐसे हों जो अभी तुरंत लागू कर दिए जाएं, और कुछ ऐसे हों जिन्हें समय समय पर लागू किया जाए। यानी कि 2 तरीके के अधिकार थे जो भाग 3 में रखे गए, वो मूल अधिकार कहलाए, और जो भाग 4 में थे उन्हें नाम दे दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस जो सिफारिश दी थी B.N. राव ने, इस सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया था प्रारूप समिति ने। तो ये भाग 4 में फिर नीति निर्देशक तत्व इसी आधार पर जोड़े गए थे, क्योंकि इस टाइम पर और उस टाइम पर क्या बात की कि मूल अधिकार तो सारे लागू कर दिए क्योंकि उस टाइम पर संसाधन थे, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व थे भाग 4 में, जो नीति निर्देशक तत्व थे उन्हें तुरंत की तुरंत लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर नीति निर्देशक तत्व मोस्टली है क्या कि अगर कोई सरकार है वो योजना लागू कर रही है जिससे समाज का हित होता हो, और उस योजना में सीधी सी बात है सरकार का कुछ रुपया जरूर लगेगा, तो वो निर्भर करेगा सरकार की कंडीशन कैसी है, सरकार के पास संसाधन कितने हैं। तो उस टाइम पर जब देश आज़ाद हुआ था इतने संसाधन नहीं थे कि इन नीति निर्देशक तत्वों को तुरंत लागू कर दिया जाए सभी को। तो संविधान निर्माताओं ने इस तरीके का प्रोसीजर बनाया
कि नीति निर्देशक तत्व सरकार की इच्छा पर निर्भर करेंगे, जब उसके पास संसाधन होंगे तब वो इनको लागू कर देगी। और वही किया सरकार ने, टाइम टाइम पर कुछ योजनाएं क्रियान्वित की और लागू भी की, और इस तरीके से कई सारे जो सामाजिक व्यवस्था बनाने वाले प्रावधान हैं वो समय समय पर जोड़े भी गए। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस आधार पर जोड़े गए थे। अब देखिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अब मोस्टली बात इसी के ऊपर कर रहे हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये बाध्यकारी क्यों नहीं है, इन्हें न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दे सकते हम। और सबसे बड़ी बात, न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकती, गैर न्यायोचित है, तो फिर इनका फ़ायदा क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों का एक ही जवाब है। जो जिस टाइम पर, अभी मैंने बताया भी है, जिस टाइम पर संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर संसाधन नहीं थे इतने कि जो उन्हें तुरंत लागू कर सकें। और सरकार बाध्यकारी इसलिए नहीं है कि अभी जो भारत है वो पूरी तरह विकसित नहीं है, यानी कि अभी विकासशील देश है, अभी पूरी तरह विकसित नहीं है, इसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो सभी योजनाओं को एक साथ लागू कर सके। तो इसीलिए ये ना ही तो बाध्यकारी हैं और ना ही इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि अभी इतने सरकार के पास संसाधन नहीं है, और आज़ादी के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये है इसके बारे में थोड़ा इतिहास। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अब हम थोड़ा ये पढ़ते हैं कि इनके बारे में कुछ। अब देखिए कोई भी चीज़ है उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक अच्छाई एक बुराई। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने समालोचना भी की है, जिन्होंने इनमें अच्छाई बताई हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं कुछ इसके आलोचक कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी आलोचना की है। देखिए आलोचक से पहले दो व्यक्ति और पढ़ते हैं, एक तो क्या बोलते हैं, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था इनके बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, कि ये ऐसे तत्व हैं कि कोई भी मंत्रालय इनकी अवहेलना नहीं कर सकता। ये कहा था अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी सरकार हो इनकी अवहेलना नहीं कर सकती, कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। क्यों? अगर किसी ने अवहेलना की तो समझो उसका अगली सरकार में आना खत्म, अगली सरकार उसकी नहीं बनेगी। क्योंकि अगर वो इनको क्रियान्वित नहीं करती है तो मत मांगते टाइम जनता से क्या बताएगी कि हमने किस चीज़ का पालन किया है। तो ये नीति निर्देशक तत्व हर किसी सरकार को इनका पालन करना पड़ता है। अब देखिए, अब कुछ आलोचक हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए आलोचक हैं, इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। कुछ ने कहा है कि कोई विधि नहीं है, यानी कि कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये बोल सकते हैं हम, ये ठीक रहेगा, कोई कानूनी शक्ति नहीं है। और कुछ ने बोला था कि ये रूढ़िवादी हैं, कुछ ने बोला था तर्कहीन है, मतलब इनमें तर्क नहीं है, और कुछ ने बोला था संवैधानिक टकराव को जन्म देते हैं। जैसे कुछ ने क्या बोला था कि ये रूढ़िवादी हैं, कुछ ने बोला था तर्कहीन है, और कुछ ने बोला था ये संवैधानिक टकराव को जन्म देते हैं। अब देखिए अगर हम इनके बारे में बात करें, जिन्होंने बोला था कि कोई भी कानूनी शक्ति नहीं है, तो इनमें कौन कौन से थे? केटी शाह, नसीरुद्दीन, टीटी कृष्णमाचारी, आइवर जेनिंग्स। देखिए, और ये तो बोला था इन्होंने कि कोई कानूनी शक्ति नहीं है। केटी शाह, नसरुद्दीन, टीटी कृष्णाचार्य और आइवर जेनिंग्स, जो ये बताने वाले थे कि ये रूढ़िवादी हैं, तो वो भी आइवर जेनिंग्स थे।
आइवर जेनिंग्स। अब देखिए तर्क विहीन के बारे में किसने बताया था, तो वो थे एन श्रीनिवासन। संवैधानिक टकराव को जन्म देते हैं ये बताया था के संथानम। देखिए अब सबसे बड़ी बात, जो इनके आलोचक थे उन्होंने इस तरीके की बुराई की कि इनमें कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये रूढ़िवादी हैं, ये संवैधानिक टकराव को जन्म देते हैं, इनमें कोई तर्क नहीं है। तो इनके बारे में देखिए जिन्होंने कहा था कोई कानूनी शक्ति नहीं है, जैसे के.टी. शाह है। के.टी. शाह ने इनके बारे में कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। किसने कहा था, के.टी. शाह ने, कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। और अगर रियल में देखें लोक कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निषेध तत्व है क्या, ये भी एक ऐसे चेक ही हैं जो सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि सरकार जब चाहेगी जब इन्हें लागू करेगी। तो वही बात है ना जो के.टी. शाह ने कही थी कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए नसीरुद्दीन ने क्या कहा था, नसीरुद्दीन ने कहा था कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, के.टी. शाह ने तो ये बताया था और नसीरुद्दीन ने ये बताया था कि ये जैसे नववर्ष में हम पहले दिन संकल्प लेते हैं, ये उस तरीके के संकल्प है कि पहले दिन संकल्प कर लिया और इसके बाद खत्म। टी.टी. कृष्णाचार्य ने क्या कहा था कि ये भावनाओं का एक कूड़ागर है। और आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि ये कर्मकांडी आकांक्षा है। ये याद रखने हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। के.टी. शाह ने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। नसीरुद्दीन ने क्या कहा था कि ये इस तरीके के हैं जैसे हम नववर्ष पर संकल्प लेते हैं। और टी.टी. कृष्णाचार्य ने क्या कहा था, तो टी.टी. कृष्णाचार्य ने क्या कहा था कि ये एक भावनाओं का आडंबर है, या मतलब भावनाओं का एक कूड़ागर है। और आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, ये एक कर्मकांडी आकांक्षा है। रूढ़िवादी के बारे में देखिए आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, ये रूढ़िवादी प्रथा बताने वाले हैं इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो आइवर जेनिंग्स ने बताया था कि ये समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद है। फैबियन समाजवाद वो होता है जो कोई भी नीति करने में देरी करता है। तर्कहीन, जैसे श्रीनिवासन, एन श्रीनिवासन ने बताया था कि इनमें कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इनका, ऐसे ही रख दिए हैं बस ये। और के संथानम ने बोला था कि संवैधानिक टकराव को जन्म देते हैं, कि इसमें इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़ने से ये डिस्कस या ये निष्कर्ष नहीं निकल पाता है कि नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं या मौलिक अधिकार बड़े हैं। तो इनमें दोनों में टकराव रहता है, सरकार के बीच और केंद्र सरकार के बीच और राज्य सरकार के बीच, राष्ट्रपति के बीच और प्रधानमंत्री के बीच, मुख्यमंत्री के बीच और राज्यपाल के बीच। तो ये बताया था के संथानम ने। तो ये थे कुछ आलोचक। अब देखिए अगर हम बात करें कि कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने इनकी प्रशंसा की थी, जिन्हें हम बोलते हैं समालोचक। देखिए इनमें कौन कौन है, जैसे एल.एम. सिंधवी, एम.सी. छांगला और दूसरे कौन से हैं, एक ग्रेवियर ऑस्टिन। नाम थोड़ा एक बार चेक कर लेना, थोड़ा नाम लिखने में मिस्टेक हो सकता है। देखिए एल.एम. सिंधवी, एल.एम. सिंधवी ने क्या कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक इस तरीके की व्यवस्था बना देंगे कि जो पूरे देश को अलग दिखा सकती है। एल.एम. सिंधवी यानी कि, एक मिनट रुकना, यानी कि बिल्कुल संविधान को अलग बना देंगे और संविधान को एक जीवन दान दे देंगे। यानी कि संविधान को जीवन दान देने के बारे में बताया राज्य के निर्देशक तत्वों को एल.एम. सिंधवी ने। और एम.सी. छांगला ने क्या बताया था, एम.सी. छांगला ने बताया था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अगर लागू कर दिए जाएं भारत में, तो हमारा पूरा भारत देश पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में स्वर्ग की भांति चमकने लगेगा अगर इनको लागू कर दिया जाए सभी को। अब ग्रेवियर ऑस्टिन ने क्या कहा था, देखिए ग्रेवियर ऑस्टिन ने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं
अगर उन्हें लागू कर दिया जाए तो वे देश में एक सामाजिक क्रांति ला सकते हैं। और क्या कहा था ग्रेवियर ऑस्टिन ने कि अगर मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक साथ मिलाया जाए और बताया जाए कि ये क्या है, तो इन्होंने बोला था कि संविधान की मूल आत्मा है। क्या है ये संविधान की मूल आत्मा? किसने कहा था? ग्रेवियर ऑस्टिन ने। अब देखिए, एल एन सिंघवी ने बताया इसे जीवन दान देने वाली व्यवस्था, एम सी छांगला ने बताया लागू करने पर भारत स्वर्ग की तरह चमकेगा, ग्रेवियर ऑस्टिन ने बताया कि ये सामाजिक क्रांति ला सकते हैं। और ग्रेवियर ऑस्टिन ने दूसरी बात क्या बताई कि अगर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये एक संविधान की मूल आत्मा कहे जाएंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी देखिए इसके बारे में क्या कहा है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक साथ मिला दिया जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान की आत्मा और दर्शन है, अगर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक साथ मिला दिया जाए। तो ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड था जो मैंने अभी बताया है। अब देखिए इसके जो अनुच्छेद हैं 36 से 51, अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। देखिए अनुच्छेद 36 से 51 तक हमने 3 भाग बांटे हुए हैं इसके राज्य के नीति तत्वों को। अब ये 3 भाग हैं कौन कौन से? देखिए 3 अगर मैं भाग की बात करूं तो समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। हमारे 3 तरीके के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद जो हैं वो 3 तरीके में बांटे हुए हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। समाजवादी किसमें? जिसमें समाज का हित होता है, जैसे अनुच्छेद 38, इनके बारे में अभी पढ़ाऊंगा क्या है। 39 का कै। अब समाजवादी का मतलब है समाज के हित के बारे में हो, ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं? देखिए 41, 42, 43, ये सब समाजवादी हैं। इनके बारे में आगे पढ़ोगे पता चल जाएगा क्यों है समाजवादी। गांधीवादी ऐसे अनुच्छेद जिनमें ऐसा प्रावधान हो कि गांधी की विचारधारा जो है वो प्रकट होती हो, वो गांधीवादी हैं। अब देखिए इनमें कौन से हैं, जैसे अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन है, 41, 42 ये अलग हैं, 45 और 48 का कै। और इसी में ही 42 में क्या है, न्यायोचित, और 43 ये अनुच्छेद दिए हुए हैं जो गांधीवादी को दर्शाते हैं। कौन कौन से हैं गांधीवादी? 40 और 43, 46, 47, 48 भी इसी में आएंगे। 46, 47 और 48। तो 40, 43, 46, 47, 48। देखिए 48 में वन और वन्य जीवों का संरक्षण, ये इसमें नहीं आएगा। 40, 43 और 43 का बी इसी में आएगा। 40, 43 और 43 का बी। तो 40, 43, 43 का बी, 46, 47, 48, 40। अरे रुको 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 40, 43, 43 का बी, 46, 47 और 48। 40, 43, 43 का बी, 46, 47 और 48। देखिए इसमें कौन से आएंगे? 44, 45, 48, 49, 50, 51। देखिए इनके बारे में भी पता चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे कि ये रटने की जरूरत नहीं है कि कौन समाजवादी है, कौन गांधीवादी है और कौन उदारवादी हैं। इसके बारे में अभी पता चल जाएगा जब हम पढ़ेंगे इनके डिटेल में जाकर। तो देखिए
44-45 एक साथ है उदारवादी में, फिर 48 के बाद एक साथ 48, 49, 50, 51 ये उदारवादी हैं। गांधीवादी जैसे 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। 43 में जो मजदूरों के बारे में दिया हुआ है 46, 47, 48 ये सभी दिए हुए हैं, गांधीवादी आधारित है। समाजवादी में कौन से हैं 38, 39, 39 का क्या है 41, 42, 43। अब देखिए हम 36 से 51 तक एक साथ देखते हैं क्या है। देखिए अनुच्छेद 36 में क्या है, जो अनुच्छेद 36 है इसमें दिया हुआ है कि जो राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा 36 में क्या है राज्य की परिभाषा, और इसमें बताया है राज्य की परिभाषा वही होगी जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। तो राज्य के निर्देशक तत्वों को किस तरीके से परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद 36 में दिया हुआ है। 37 में क्या दिया हुआ है कि ये एक ऐसी प्रकृति के हैं, ये गैर न्यायोचित है। इसी से याद रखो, कीवर्ड एक लिख लो, उसी के आधार पर पूरी लैंग्वेज याद रखो। ये गैर न्यायोचित हैं, यानी कि इन्हें लेकर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये वाद योग्य नहीं है और ये बाध्यकारी भी नहीं है। सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इसे कब लागू करें। तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 37 में। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 38 के बारे में, देखिए 38 में दिया हुआ है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। सामाजिक, आर्थिक और एक राजनीतिक और लिख लो यहाँ पे। 38 में क्या है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 38 में। देखिए अब अनुच्छेद 39 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 39 में कई प्रावधान दिए हुए हैं। देखिए 6 प्रावधान हैं उसमें। अनुच्छेद 39 में कितने प्रावधान हैं 6, A, B, C, D, E, F। ये क्लोज नहीं है, ये इसमें बस प्रावधान है। देखिए पहली बात क्या है कि चाहे कोई स्त्री हो और चाहे कोई पुरुष हो, उनके लिए जो जीविका के संसाधन हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएगा कौन, राज्य है। जीविका के जो साधन हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएगा राज्य है। ये 39 की पहली बात। 39 में दूसरी बात क्या दी गई है, ये दूसरी और तीसरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 39B और 39C। देखिए 39 की दूसरी बात लिखी हुई है कि जो भौतिक संसाधन हैं, जो भौतिक संसाधन हैं उनका समान रूप से जनता में वितरण किया जाएगा। जो भौतिक संसाधन हैं उनका जनता में समान रूप से वितरण किया जाएगा। और तीसरी बात क्या है, जो धन है प्लस जो संपत्ति है उसका भी समान रूप से वितरण किया जाएगा जनता में। चौथी बात क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये स्त्री है, उनको जितना कार्य करेंगे उतना ही वेतन मिलेगा। 5वें में क्या दिया हुआ है कि जो बलात् श्रम कराते हैं बच्चों से वो नहीं किया जाएगा। उसके लिए कुछ प्रतिबंध है कि भाई इन फैक्ट्रियों में ये लोग नहीं जाएंगे, या सरकार निर्भर करेगी कि इस तरीके के जो मान के चलो कोयले के खदान हैं उनमें छोटे बच्चे, महिला, वो ऐसा नहीं है कि हर किसी को लागू कर लेंगे। ये दिया हुआ है 5वें में, 39 की 5 में। अब 39 की में छठी बात क्या लिखी हुई है कि ये बच्चों के जो स्वस्थ विकास के अवसर हैं उन्हें सुनिश्चित करेगा, यानी कि स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित कराएगा राज्य। अब ये तो है 39 की 6 बात। अब 39 में एक क्लॉज जोड़ी गई थी ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 39 के ए में क्या दिया हुआ था, तो 39 के ए में दिया हुआ है समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। देखिए
ये पढ़े अभी तक आपने। अब देखिए 36 पढ़ा, 36 में क्या था, राज्य की परिभाषा। 37 में क्या था, ये गैर न्यायोचित है। 38 में क्या था कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण हो सके या राजनीतिक न्याय मिल सके। 39 में क्या था, 6 तरीके के प्रावधान थे। और 39A में क्या था, 39A में जोड़ा गया था समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, कि न्याय सभी को बराबर रूप से मिलेगा। 39A में था ये, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और कानूनी सहायता सभी को निःशुल्क दी जाएगी, अर्थात फ्री मिलेगी। देखिए अब 36 किस तरीके का है, राज्य की परिभाषा, इसमें तो डेफिनेशन है। 27 गैर न्यायोचित है। बात आई 38 की, सामाजिक, आर्थिक, समाज के बारे में बात चल रही है तो समाजवादी है। 39 में क्या दिया हुआ है, देखिए सब कुछ समाज के बारे में दिया हुआ है कि समाज को जीविका के पर्याप्त शासन, धन की संपत्ति समान वितरित की जाएगी, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, 39 समाजवादी, इसलिए मैंने समाजवादी की श्रेणी में लिखा। ऐसे ही 39 क्या है, पूरे समाज के लिए है ये भी, कि समान न्याय मिलेगा, निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। तो ये 39 क्या है भी किस में रखा, समाजवादी। तो ये सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है कौन से समाजवादी है, कौन से गांधीवादी है और कौन से उदारवादी हैं। देखिए इसके बारे में 39 तक पढ़ा। अब 39 के बाद हम देखते हैं थोड़ा आगे। देखिए अनुच्छेद 40 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए ग्राम पंचायत के बारे में आगे पढ़ेंगे 243 में, इसके बारे में कि कहाँ पर पहली गठित हुई और क्या प्रावधान होते हैं ग्राम पंचायत, इसके बारे में अलग वीडियो आएगी आगे। बस इसमें याद रखो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद अगला पढ़ते हैं 41। अनुच्छेद 41 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कुछ दशाओं में, ये लिखा हुआ है इसमें, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि कुछ दशा का क्या मतलब है कि या अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, कोई ऐसा है जो चल नहीं सकता हो, या कोई ऐसा हो किसी रोग से ग्रस्त हो, तो उनके लिए भी सरकार रोजगार देगी, उनके लिए भी सरकार शिक्षा देगी और उनके लिए भी कुछ सहायता का प्रावधान करेगी। और इसी में ही लिखा हुआ है कि जो प्रसूति सुविधा, यानी कि डिलीवरी के दौरान अवकाश का प्रावधान, जैसे 6 महीने का क्या हुआ है, पहले 12 सप्ताह का था, अब 27 सप्ताह, यानी कि मानो 6 माह अवकाश देती है भारत। और भारत तीसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा अवकाश देने में। प्रसूति सहायता प्रदान करती है अनुच्छेद 41, एक मिनट, अनुच्छेद 41 में है ये काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब देखिए 41 में यार ये प्रसूति सुविधा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रसूति सुविधा 41 में नहीं है, ये अनुच्छेद 42 में है। देखिए इसमें सिर्फ इतना याद रखो जो मैंने अभी पहले बताया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। इसमें प्रसूति सुविधा नहीं है, वो अनुच्छेद 42 में है, सॉरी इसके लिए। अनुच्छेद 42 में है प्रसूति सुविधा, ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है अनुच्छेद 41 में। अब देखिए अनुच्छेद 42, देखिए 41, 42 और ये 43, ये बिल्कुल एक ग्रुप में ही याद करने हैं क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं ये। देखिए दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, मुझसे मिस्टेक होगी थोड़ी सी। 41 में दिया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में दिया हुआ है कि जो काम आपने पाया है, इसमें सीधा लिखा है काम की न्याय संगत व मानवोचित दिशा या दशा, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, यानी कि काम इस तरीके का हो
कि वो मानवोचित हो, न्याय संगत हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि मानव के करने लायक ही ना हो वो काम। और इसी में लिखा हुआ है प्रसूति सुविधा, जो मैंने अभी 41 में बता दिया था, प्रसूति सुविधा के बारे में। क्योंकि जो प्रसूति सुविधा है, जो अभी बताया था कि अवकाश है 6 महीने के लिए, वो सरकार देती है डिलीवरी के टाइम पर। यानी कि अगर कोई कार्य है तो उसके लिए दशा होनी चाहिए कि मानव उसे कर सकता है, और उसके लिए जो कुछ कंडीशन भी दी गई हैं कि जो प्रसूति अवकाश है वो अनुच्छेद 42 के तहत ही दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 43 में क्या दिया हुआ है, तो 43 में दिया हुआ है कि जो मजदूर हैं उनको लगाया जाएगा और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी कि कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। देखिए, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, यानी कि जो उसमें कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए इतनी मजदूरी जरूर मिल जानी चाहिए ताकि वे अपनी दिनचर्या पूरी कर सकें, अपने पूरे दिन का जो खर्च है उसे उस सैलरी पर कंट्रोल कर सकें, यानी कि उस सैलरी से उनका पूरे दिन का खर्च चल जाए, इतनी सैलरी उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देता है अनुच्छेद 43। कुटीर उद्योग का मतलब है छोटे छोटे उद्योग जिनमें लगे, जो गाँव में छोटे छोटे उद्योग होते हैं, और उन उद्योगों में जो श्रमिक हैं वो जाके लग सकें और अपना जीवन निर्वाह कर सकें। 43 का जो क है और 43 का ख, देखिए कोई भी अगर पहली क्लॉज जुड़ी हुई है 43 क, 39 क, 48 क, वो सभी 42वें संविधान संशोधन 1976, इतना तो याद रखना है। तो 43 क कब जुड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में चाहे 36 से 51 तक, बीच में अगर क की बात करें या ए की बात करें, सभी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जुड़े हैं। ये भी कब जुड़ा है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें क्या है? इसमें कर्मचारियों की या श्रमिकों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की गई। जो श्रमिकों की भागीदारी है वो 43 क में क्या हुआ? सुनिश्चित की गई। 43 क में श्रमिकों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की गई। और जो 43 का ख है उसमें क्या गया? जो सहकारी समिति हैं उन्हें सम्मिलित किया गया। और कब? 97वां संविधान संशोधन 2011, सबसे इम्पोर्टेंट है। 43 ख में किसके बारे में प्रावधान है? सहकारी समिति। कब जोड़ा? 97वां संविधान संशोधन 2011। देखिए ये एक साथ ही याद रखना है सब कुछ। देखिए अब 40 में क्या पढ़ा? किसके बारे में? ग्राम पंचायतों का गठन। तो 40 मैंने लिखा है ग्राम पंचायत में। देखो किसका सपना था ये? महात्मा गांधी का, कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, तो ये गांधीवादी है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, ये समाज के बारे में बात हो रही है, समाजवादी है। 42 काम कैसा हो? कि मानवोचित हो, प्रसूति सुविधा दी जानी चाहिए उनको, समाजवादी काम है तो समाजवादी में रखा। 43 कैसा है? कि उनके लिए इस तरीके की मजदूरी मिलनी चाहिए और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो ये क्या है? समाज के लिए भी कार्य है और महात्मा गांधी का भी सपना था कि इस तरीके का हो कि कुटीर उद्योग हो गांव में, वहाँ पर वो जो श्रमिक है अपना कार्य कर सकें। तो ये सब कुछ गांधी जी का भी सपना था। तो गांधीवादी में भी आता है 43 और समाजवादी में भी आता है। अब 43 क और ख, 43 क जोड़ा 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 43 ख जोड़ा 97वां संविधान संशोधन 2011 में। तो देखिए 40 में क्या पढ़ा? ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में क्या पढ़ा? कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में क्या पढ़ा? कि जो काम पाया जाएगा उसकी न्याय संगत दशा हो, मानवोचित दशा हो। और 42 में ही पढ़ा था कि प्रसूति अवकाश और प्रसूति प्रावधान के बारे में। फिर इसके बाद 43 पढ़ा, उसमें 43 में क्या पढ़ा? क और ख भी पढ़े। 43 में स्टार्टिंग पढ़ा था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन और मजदूर जो हैं उनके लिए इतनी सैलरी जरूर मिल जानी चाहिए, वो अपना पूरे दिन का खर्च चला सकें।
43 कै में क्या बताया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, इसमें बताया गया था कि कर्मकारों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाएगी। और 43 ख में क्या था, ये जोड़ा था 97वां संविधान संशोधन 2011 में, और इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया था, जो 97वां संविधान संशोधन है 2011 में जोड़ा गया था, सहकारी समिति के बारे में। तो ये है 40 से और 43 तक के जो अभी पढ़े हैं। अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं 44। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। 44, 45, 46, 47, 48 और 48 का क्या है। देखिए 44 में दिया हुआ है समान नागरिक संहिता के बारे में। समान नागरिक संहिता यानी कि सभी नागरिकों के लिए जो संहिता है वो समान है। समान नागरिक संहिता एकमात्र ऐसा गोवा राज्य है जहाँ पर लागू है। और समान नागरिक संहिता का प्रावधान का मतलब है कि सभी धर्म हो, जाति हो, सभी को समान माना जाएगा। कोई स्पेशल धर्म नहीं है और सभी के लिए रीति रिवाज एक हैं। 45 में क्या है, निःशुल्क शिक्षा के बारे में दिया हुआ है। 45 में क्या है, निःशुल्क शिक्षा। देखिए इसमें 6 से 14 वर्ष के लिए था, जो अनुच्छेद 45 है उसमें 6 से 14 वर्ष के लिए था, लेकिन फिर क्या किया, इसे हटा दिया गया और मौलिक अधिकार में भेज दिया। कब, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 2002 में हुआ था। और अब 45 में अनुच्छेद में दिया हुआ है कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के प्रावधान। अब बात आई 46 की, तो 46 में दिया हुआ है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में। यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं यानी SC हैं, ST हैं और पिछड़े वर्ग हैं, उनकी शिक्षा और उनके हितों के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 46 में। 47 में क्या दिया हुआ है, तो देखिए 47 में दिया हुआ है कि जो राज्य सरकार है वो पोषाहार स्तर को बढ़ाएगी राज्य में। और पोषाहार स्तर को बढ़ाने का क्या मतलब है, पोषाहार स्तर को बढ़ाने का मतलब है कि जैसे मदिरा है, ड्रग है, अफीम, गांजा, इन पर प्रतिबंध लगाएगी। 48 में क्या दिया हुआ है, कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 में क्या दिया हुआ है, कृषि और पशुपालन का संगठन। और 48 कै में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया है वन और वन्य जीवों को संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा करना, सब 48 कै में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ तक 48 तक पढ़े। अब 3 अनुच्छेद और हैं, कौन कौन से, 49, 50 और 51। 49 में क्या दिया हुआ है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, इमारत हैं और जो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं उनको संरक्षण करेगा, उनका संरक्षण करेगा राज्य। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 49 में। 50 में क्या दिया हुआ है, 50 में दिया हुआ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण दिया हुआ है कि दोनों अलग अलग रूप में कार्य करेंगे, ये 50 में है। 51 में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ओर बढ़ावा देना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना दिया हुआ है अनुच्छेद 51 में। ये दिए हुए थे अनुच्छेद। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा है बस, कि आपने अभी तक पूरे नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए और मौलिक अधिकार पढ़ लिए। अब थोड़ा इनमें अंतर देखते हैं कि क्या है मूल अधिकार में और नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए सबसे बड़ी बात, ये 12 से 35 तक है, ये 36 से 51 तक है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए जो मूल अधिकार हैं ये किस तरीके के हैं, ये वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकारों को लेकर हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हम न्यायालय में चुनौती
नहीं दे सकते। अब अगर मूल अधिकारों की बात करें तो ये बाध्यकारी नहीं है, ये सरकार को लागू करने ही करने होते हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें ऐसा नहीं है कि जो सरकार है वो लागू एक साथ कर दें। और मूल अधिकार जो हैं ये व्यक्तिगत हैं और नीति निर्देशक तत्व समाजवादी हैं। ये एक ही व्यक्ति के लिए होते हैं, ये सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं। मतलब ये पर्सनल होते हैं मूल अधिकार और ये पर्सनल नहीं होते, ये पूरे समाज के लिए लागू होते हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हैं मूल अधिकार जो हैं वे व्यक्तिगत हैं, नीति निर्देशक तत्व जो है वो समाजवादी हैं। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। अब देखिए अगर हम बात करें इनमें कंपेयर करें कि मूल अधिकार vs नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ा पीछे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सन 1951 की बात है जिसमें चंपारण दोहराइजन मामला, ये था 1951 की बात। चंपारण दोहराइजन मामला 1951 में क्या बताया गया था कि जो मूल अधिकार हैं वो प्रभावी हैं, मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी हैं नीति निर्देशक तत्वों से। लेकिन फिर इसके बाद सन 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद था गोलकनाथ वाद। इस वाद में बताया, गोलकनाथ वाद में 1967 में, कि जो संसद है वो नीति निर्देशक तत्व को लेकर मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था, 1967 में जो गोलकनाथ वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो संसद है वो नीति निर्देशक तत्वों को लेकर मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन इसी वाद के जवाब में जो हमारी संसद है उसने क्या किया, संशोधन किया, जिसे एक 24वां संशोधन और एक 25वां संशोधन जो हुए थे सन 1971 में। देखिए 24वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया था, जो 24वां संविधान संशोधन था उसमें बताया गया था कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों को कम भी कर सकती है और यहाँ तक कि मूल अधिकारों को हटा भी सकती है। ये 24वां संविधान संशोधन था 1971 में जो संसद ने किया था। 25वां संविधान संशोधन में क्या किया था संसद ने क्या था कि जो मूल अधिकार हैं उनको लेकर, सुनिए, 25वें संविधान संशोधन में बोला था कि जो अनुच्छेद 39 ख और 39 ग हैं, अगर ये नीति निर्देशक तत्वों में दिए हुए हैं और 39 ख और 39 ग को लागू करने के टाइम पर वो ऐसी विधि बना रही है संसद कि उसमें मौलिक अधिकारों का भी हनन होता हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट उस विधि को असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं कर सकती। यानी कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर रहे हैं अनुच्छेद 39 ख और 39 ग को और उसमें मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 का हनन होता है, तब भी नीति निर्देशक तत्वों में जो विधि है वो वैध मानी जाएगी, उसको सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित नहीं कर सकता। और इसी में दूसरा संशोधन क्या था सुप्रीम कोर्ट ने ही, कि जो संसद है अगर वो कोई कानून ऐसा बनाती है जो राज्य को नीति निर्देशक तत्व हैं उनको भी प्रभावी नहीं करता, तब भी वो कानून अवैध जो है उसको सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित नहीं कर सकती। देखिए फिर इसी के बाद एक वाद आया, केशवानंद भारतीवाद 1973। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात को राइट कर दिया लेकिन दूसरी बात को गलत कर दिया। उन्होंने कहा इस वाद में कि ऐसा नहीं है कि तुम जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन लो सरकार सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी विधि बना लो और वो नीति निर्देशक तत्वों से प्रभावी हो या ना हो, ऐसा नहीं है। वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित होनी चाहिए,
कुल मिलाकर ये कहा केशवानंद भारती वाद 1973 में। फिर आया 42वां संविधान संशोधन। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसमें कहा गया कि जो मूल अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उन दोनों में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो इसके ऊपर प्रभावी हैं, मौलिक अधिकारों पर के ऊपर। कौन कौन से? अनुच्छेद 39 ख और 39 ग ये प्रभावी हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर, और ख़ास तौर से 14, 19 और 31 के ऊपर। लेकिन अनुच्छेद 31 हटा दिया संपत्ति का अधिकार फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब देखिए फिर इसके बाद एक वाद आता है मिनर्वा मिल्स 1980। तो मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में क्या कहा गया था? इसमें बताया गया था कि ना ही तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं और ना ही बड़े हैं मौलिक अधिकार, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, या यूँ कहें कि ये एक ही पहिए के दो रथ हैं जिनको एक भी पहिए के बिना चलाया नहीं जा सकता, या यूँ बोलें कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक दूसरे के बिना अधूरा है। इसलिए तो अंबेडकर ने बोला था कि अगर मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये संविधान की आत्मा और दर्शन है। और ग्रेवियन ऑस्टिन ने क्या बोला था कि अगर मूल अधिकार और इनको एक साथ मिला दिया जाए नीति निर्देशक तत्वों को तो ये संविधान की मूल आत्मा है। तभी तो बोला था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि ना तो ये मूल अधिकार बड़े हैं, ना ही नीति निर्देशक तत्व, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अब अगर वर्तमान में स्थिति देखें, वर्तमान में क्या है, तो देखिए वर्तमान में ये सिचुएशन है कि मूल अधिकार प्रभावी बनाए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर, और ऐसा नहीं है कि निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया जा सकता, लागू किया जा सकता है। और जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। तो ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में 36 से 51 तक। इससे आगे देखते हैं मूल कर्तव्य के बारे में अगली वीडियो में। तो समझ में आया होगा, लेकिन वीडियो थोड़ा आज लंबा हो गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।